Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 1, India in the 18th century. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा, पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, द मराठास. बेटा, जैसे जैसे हम देखते हैं कि डिक्लाइन होना चालू होता है मुगल्स का, वहीं पर हम देखते हैं शार्पन राइज होता है किसका? मराठास का. मराठास एमर्ज होते हैं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह. ठीक है, तो जो मराठास होते हैं उनका एमरजेंस होता है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह. कंटेंडर का मतलब क्या होता है बेटा? कॉम्पिटिटर. तो अब मराठास अच्छा खासा कंपटीशन देंगे किसको? डिक्लाइनिंग मुगल्स को. जहाँ मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है वहीं पर हम देखते हैं राइज हो रहा होता है किसका? मराठास का. बेटा, जब जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है ना, तो जिन एरियाज़ पे उसका रूल होता है वहाँ पर एक नई पावर का राइज होता है जिसको हम बोलते हैं रीजनल किंगडम्स. जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी वीक होगी, ये रीजनल किंगडम्स अपने इंडिपेंडेंस को एजर्ट कर लेंगे, खुद रूल करने लग जाएंगे. तो जहाँ हमने देखा मुगल्स वीक हुए, बहुत सारे रीजनल किंगडम्स का राइज होता है. अच्छा, इतना आसान नहीं था मराठास का राइज, क्योंकि औरंगजेब जो थे एक्चुअल में ये मार देते हैं शिवाजी के बेटे को, संभाजी महाराज को. और इवन संभाजी के जो बेटे होते हैं शाहू जी, उनको भी जेल में रख लेते हैं. कौन? औरंगजेब. तो मराठास का एमरजेंस होता है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह. कब? जब मुगल्स डिक्लाइन हो जाते हैं. ये मराठास के लिए इतना आसान नहीं था. क्यों आसान नहीं था? क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ा धक्का लगा था, सेटबैक लगा था, जिससे उन्होंने अपने आप को ओवरकम, रिकवर भी कर लिया था. क्या धक्का था वो? बेटा, शिवाजी के जो बेटे थे संभाजी, जो कि आने वाले सक्सेसर भी थे, उन्हें मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है. मार दिया जाता है किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा. औरंगजेब यहीं नहीं रुकते. औरंगजेब संभाजी के बेटे जो मात्र 7 साल के थे, साहू जी, उन्हें भी अरेस्ट करके रख लेते हैं. तो सक्सेसर भी गया, सक्सेसर का बेटा भी गया, साहू जी जेल में है, और साहू जी अब 21 साल के लिए जेल में रहेंगे, 21 ईयर्स. तो बेटा, जो राइज होता है मराठास का, एक्चुअल में वो स्टार्ट होता है औरंगज़ेब की डेथ के बाद. और औरंगज़ेब की डेथ कब होती है? 1707 में. तो औरंगज़ेब जैसे ही मरेंगे 1707 में, उसके बाद हम देखेंगे राइज होगा मराठास का. औरंगज़ेब के जो बेटे थे बेटा, जो कि अब सक्सेसर बने औरंगज़ेब के, उनका नाम था बहादुर शाह बन. जैसे हमने यहाँ देखा ना, शिवाजी के बेटे और आने वाले सक्सेसर कौन थे? संभाजी. ऐसे ही औरंगज़ेब के बेटे और सक्सेसर कौन थे? बहादुर शाह. जैसे बहादुर शाह कंट्रोल करने आते हैं, वो साहू जी को रिलीज़ कर देते हैं. कंट्रोल करने आते हैं मतलब रूल करने आते हैं. ठीक है, तो बहादुर शाह जैसे ही रूलर बनते हैं, एम्पायर की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं, वो रिलीज़ कर देते हैं शाहू जी को, जो मुग़ल कैप्टिविटी में रह रहे थे. कब से? जब उनकी उम्र 7 साल की थी. कब तक रहे? जब तक उनकी उम्र 28 साल की ना हो गई. मतलब पूरे 21 वर्ष, 21 ईयर्स मुग़ल कैप्टिविटी में रहे. कौन? साहू जी. इन्हें रिलीज़ किसने किया? बहादुर शाह वन ने. कब? जब बहादुर शाह वन एम्परर बन गए, उनका कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया. पता नहीं बेटा, साहू जी की किस्मत मुझे ऐसे लगता है थोड़ी सी ख़राब थी, या कोई और प्रॉब्लम थी. अब साहू जी जेल से छूट के तो आ गए, पर ताराबाई जो उनकी आंट थी, वो मानने को खाली नहीं है कि अब आप राजा बनोगे. वो कह रही है कि मेरा बेटा राजा बनेगा अब. तो जब साहू जी का रिलीज़ हो गया, तो उनकी आंट ताराबाई, जो अब तक की केयर टेकर थी मराठा किंगडम की, वो रिफ्यूज़ कर देती हैं कि मैं मराठा रूलर मानूंगी ही नहीं साहू जी को. तो किसको मानूंगी? उसने कहा कि मेरा बेटा जो है, मेरा अपना बेटा संभाजी टू, वो बनेगा मराठा एम्परर, है ना, मराठा किंगडम का रूलर. मराठा थ्रोन मेरे बेटे के पास आएगा, साहू जी को नहीं मिलेगा. तो अब यहाँ पर थोड़ा सा वाद विवाद होने लगता है, मराठा एम्पायर डिवाइड होने लगता है. कुछ लोग साहू जी महाराज के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग ताराबाई के पक्ष में खड़े हो जाते हैं कि भाई उसने भी तो 20-22 साल इतना अपना टाइम दिया है इस एम्पायर को, इस किंगडम को. तो अब यहाँ पर 2 लोग रूल करने लगते हैं. कोल्हापुर से रूल करती हैं ताराबाई. शी सेट अप पैरेलल किंगडम एट कोल्हापुर, जबकि साहू जी रूल करते हैं सतारा सॉरी. हाँ, अब एक मराठा किंगडम है, एक मराठा एम्पायर है, जिसमें 2 रूलर बैठे हैं पैरेलली. एक हैं ताराबाई, दूसरे हैं साहू जी.
ताराबाई रूल कर रही हैं कोल्हापुर से और साहूजी सतारा से। साहूजी अनडिस्प्यूटेड मराठा किंग घोषित हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी एमर्ज होते हैं वो एज अनडिस्प्यूटेड मराठा किंग। और उन्हें हेल्प कौन करते हैं इस काम में? बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। और इन्हीं बालाजी विश्वनाथ को बाद में पेशवा घोषित कर देते हैं। कौन? हमारे साहूजी। बेटा ऑल इन ऑल ये कहना चाह रहे हैं कि जो बालाजी विश्वनाथ थे इनका पूरा सपोर्ट मिला साहूजी को, इसीलिए साहूजी डिक्लेयर किए जाते हैं अनडिस्प्यूटेड मराठा किंग, है ना। और बालाजी विश्वनाथ ही बाद में क्या बनते हैं? पेशवा। नाउ द रूल ऑफ द पेशवाज। अब हम देखेंगे कि पेशवाज कैसे रूलर बन जाते हैं, कैसे रूल करने लगते थे। एक्चुअल में पेशवाज होते कौन थे? ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर होते थे मराठा किंग्स के। जो भी मराठा किंग रहेगा उसके पास एक ब्राह्मण पीएम रहेगा। ग्रेजुअली ये जो पेशवा होते हैं यही हेरिडेटरी रूलर बन जाते हैं मराठा एम्पायर के, क्योंकि ये अच्छे खासे राजनीति के जानने वाले होते हैं, मिलिट्री लीडरशिप क्या होती है इनको ये बात भी पता होती है, तो इन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती एम्पायर को संभालने में। और एक्चुअल में ये बैक एंड पे सारा गाइडेंस मराठा किंग्स को दे ही रहे होते हैं, तो इन्हें पता ही है कि भाई कैसे हर चीज़ से डील करना है। दो देयर स्किलफुल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप, इनमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी थी, मिलिट्री लीडरशिप भी थी, है ना। तो ये लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं मराठा किंगडम को मराठा एम्पायर में। तो एक्चुअली मराठा किंगडम मराठा एम्पायर बनती है अंडर द पेशवा रूल। और पेशवास कौन होते हैं? ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पहले किसको ये असिस्टेंस दे रहे होते हैं? हाँ, मराठा किंग को, पर बाद में ये खुद अपने आप के रूल को एस्टेब्लिश कर लेते हैं और हेरिडेटरी रूलर बन जाते हैं। और इनके रूल में ही मराठा किंगडम एस्टेब्लिश होता है एज मराठा एम्पायर। बेटा अब हम पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ को, जो पेशवा बनते हैं 1713 में, 1713 में, और कब तक रहते हैं? 1720, 1720 तक। बेटा पेशवास का एक्चुअल राइज कब होता है? जब साहू जी का रूल कर रहा होता है। इनके एक बहुत ही चतुर, होशियार, चालाक पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ। श्रूड मतलब क्या होता है? चतुर, चालाक। इनके एक चतुर चालाक पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ। वो स्टार्ट कर देते हैं उन पावर्स को भी एक्सरसाइज करना जो एक्चुअल में किसकी थी? राजा की थी। मतलब राजा की पावर को भी एक्सरसाइज करने लग गए थे पेशवास। इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक एक्शंस लिए, कुछ कूटनीतिक चतुराई से कुछ ऐसे समझौते कर लिए मुगल्स के साथ कि मुगल्स ने इन्हें दे दिए बहुत सारे कंसेशंस। तो इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक एक्शंस लिए, कुछ कूटनीतिक ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से मुगल्स ने इन्हें दे दिए बहुत सारे कंसेशंस। इवन बालाजी विश्वनाथ ने सैयद ब्रदर्स की भी हेल्प की। सैयद ब्रदर्स बहुत ऊंची चीज़ थे बेटा। ये लोग किंग मेकर्स की तरह काम करने लग गए थे मुगल कोर्ट में। किसको राजा बनाना है, किसको राजा के पद से हटाना है, इतना तक डिसाइड करते थे सैयद ब्रदर्स। और इनकी गुड बुक में कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। तो सैयद ब्रदर्स को ये हेल्प कर देते हैं। सैयद ब्रदर्स कौन होते हैं? किंग मेकर्स होते हैं मुगल कोर्ट के। ये मुगल एम्परर को डिथ्रोन कर देते हैं। किस मुगल एम्परर को ये डिथ्रोन करते हैं? फारूक शेर को, ठीक है। फारूक शेर को राजगद्दी से हटाना, नया राजा बनाना, ये दोनों काम किसने किए? सैयद ब्रदर्स ने किए। जब बालाजी विश्वनाथ का टेन्योर था तो मराठा की बहुत सारी टेरिटरी जो औरंगज़ेब ने ले ली थी अब वापस से मराठा एम्पायर को मिल गई थी। तो जब बालाजी विश्वनाथ का टेन्योर चल रहा था एज पेशवा, तो मराठास को वो सारी टेरिटरी वापस मिल गई जो कहीं ना कहीं पहले कैप्चर की थी किसने? औरंगज़ेब ने। और इवन इन्हें ये राइट भी मिल गए, इन्हें इस बात की भी परमिशन मिल गई, इन्हें अलाउ कर दिया गया कि ये 2 टाइप के टैक्सेस मुगल प्रोविंसेस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट जो मुगल्स के थे उनसे भी कलेक्ट करेंगे। चौथ और सरदेश मुखी कौन? अपने पेशवास मतलब मराठास। समझ में आई बात? वो प्रजा जो मुगल एम्परर के रूल में है, मुगल प्रोविंसेस में रह रही हैं, वो अब पे करेंगी मराठास को 2 टैक्स, एक होगा चौथ और दूसरा सरदेश मुखी। अब हम पढ़ेंगे बाजीराव वन को, जो पेशवा बनते हैं 1720 में और पेशवा रहते हैं 1740 तक। 1720 में एक नए पेशवा मिलते हैं जिनका नाम होता है बाजीराव। ये 1740 तक रूल करते हैं बेटा। जब बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो जाती है ना, उसके बाद ये जो पेशवा की पोस्ट होती है ये हेरिडेटरी हो जाती है। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? आज अगर आप रूलर हो
तो कल आपका बेटा रूलर बनेगा, परसों उसका बेटा रूलर बनेगा, मतलब एक ही परिवार के पास अब सत्ता रहेगी। तो बालाजी विश्वनाथ की डेथ के बाद पेशवा की जो पोस्ट होती है वो हेरिडेटरी हो जाती है। साहू जी चूज़ कर लेते हैं बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव वन को एज नेक्स्ट पेशवा। बाजीराव वन के माथे ये श्रेय आता है, उनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि ये ही वो शक्ति थी जिसने मराठा किंगडम को ट्रांसफॉर्म किया मराठा एम्पायर में। मेरी बात सुनो बेटा, अगर एक एरिया की रीजनल किंगडम इतना बड़ा एम्पायर अपने आप को बना पाई तो उसमें बहुत हद तक हाथ है किसका, बाजीराव वन का। तो पेशवा बाजीराव को क्रेडिट दिया जाता है कि भाई यही वो व्यक्ति है जिसने मराठा किंगडम को, एक छोटी सी किंगडम को एक एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने बहुत सारे बैटल्स किए, गुजरात के बहुत बड़े पार्ट को कनकर किया, बुंदेलखंड को कनकर किया और पूरे मालवा को भी कनकर किया। तो ही लैड मराठाज इन मेनी बैटल्स, बहुत सारे जो बैटल्स थे उसमें लीडिंग पोजीशन पे लीड करने वाले कौन थे, बाजीराव वन थे। इन्होंने गुजरात के बहुत बड़े पार्ट को कनकर किया, बुंदेलखंड के बहुत बड़े पार्ट को कनकर किया और पूरे मालवा को भी जीत लिया। बेटा इवन इन्होंने आइलैंड ऑफ सल्सेट को भी कैप्चर कर लिया, है ना। बेसिन फोर्ट को कैप्चर कर लिया, किससे, पोर्तुगीज से बेसिन फोर्ट ले लिया। आइलैंड ऑफ सल्सेट को भी कैप्चर कर लिया। इन्होंने फोर्स किया निज़ाम को, कहाँ के निज़ाम को, हैदराबाद के निज़ाम को, कि भाई तुम हमें टैक्स कलेक्शन के राइट दो, हम चौथ और सरदेश मुखी तुम्हारे एरिया से भी लेंगे, ये राइट हमें दो, और नहीं तो हम तुमसे भी लड़ेंगे और तुम्हें भी हरा देंगे। तो फिर से एक बार सुन लो, क्रेडिट दिया जाता है बाजीराव वन को कि भाई तुम ही वो हो जिन्होंने मराठा किंगडम को मराठा एम्पायर बनाया। बहुत सारे मराठा बैटल्स ऐसे थे जो बाजीराव ने किए और लीडिंग पोजीशन बाजीराव की रहती है। गुजरात के पार्ट, बुंदेलखंड को ये जीतते हैं, मालवा को पूरा जीत लेते हैं, आइलैंड ऑफ सल्सेट इनके पास आता है, बसिन फोर्ट को ये ले लेते हैं पोर्तुगीज से। निज़ाम जो हैदराबाद के जो एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत थे उनको भी फोर्स करते हैं कि हमें टैक्स कलेक्शन के राइट दो डेक्कन प्रोविंसेस में। बेटा एक और बहुत बड़ा कदम बाजीराव वन जो उठाते हैं वो ये होता है कि ये मराठा कन्फेडरेसी क्रिएट करते हैं। मराठा कन्फेडरेसी कैसे क्रिएट करते हैं, इनका एक जो बहुत बड़ा सा मराठा एम्पायर होता है इसको ये डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। जितने भी रीजन्स होते हैं जिन्हें मराठा कन्फेडरेसी कहा जाता है, मतलब मराठा एम्पायर का पार्ट, ये जितने भी रीजन होते हैं इन्हें दे दिया जाता है ऑटोनोमस रूल। किसका, मराठा जो प्रोमिनेंट मराठा फैमिलीज़ थी उनके चीफ्स। देखो बहुत सारी मराठा फैमिली थी, तो चीफ मराठा जो फैमिली थी उनके अंदर हर एक रीजन को प्लेस कर दिया जाता, भाई इससे तुम डील करोगे, इस रीजन में तुम्हारा कंट्रोल होगा, इस रीजन में तुम्हारा कंट्रोल होगा। तो बाजीराव वन का एक सिग्निफिकेंट रोल इस बात में भी हम देखते हैं कि इन्होंने मराठा कन्फेडरेसी को क्रिएट किया बाय डिवाइडिंग मराठा एम्पायर इनटू डिफरेंट रीजन एंड ईच रीजन इज प्लेस्ड अंडर चीफ ऑफ प्रोमिनेंट मराठा फैमिलीज। जैसे सिंधियास को दे दिया एक रीजन, एक होलकर्स को दे दिया, एक भोसलेस को दे दिया और एक गायकवाड़ को दे दिया। ठीक है, जो पेशवा होते थे वो हेड होते थे मराठा कन्फेडरेसी। मराठा कन्फेडरेसी का हेड तो कौन ही होगा, हाँ, जो पेशवा होगा। अब स्टेट की तरह बांट दिया था अलग अलग एरियाज़ को, और उन एरियाज़ को दे दिया था एक प्रोमिनेंट मराठा फैमिली को कि भाई आप डील करो उसके साथ, बाकी जो मैक्सिमम पॉलिसीज़ होंगी, प्लान्स होंगे, मैं वो डिसाइड करूँगा, आपको बता दूँगा, आपको उसको फॉलो करना है। कुछ चीज़ें आप खुद भी अपने डिसाइड कर सकती हैं। अब बेटा हम बात करेंगे नाना साहेब पेशवा और बालाजी बाजीराव की, जो बनते हैं पेशवा 1740 में और कब तक रहते हैं 1761 में। बेटा जो बाजीराव वन होते हैं
उनके बाद रूल करने आते हैं उनके बेटे, मतलब उनके सक्सेसर कौन होते हैं, उनके खुद के बेटे, क्योंकि अब ये पोजीशन तो हेरिडेटरी है, बालाजी बाजीराव। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इनके टेन्योर में हमने ये देखा कि इस टेन्योर में साहू जी इस बात को डिक्लेयर कर चुके थे, साहू जी जो मराठा एम्पायर के रूलर थे वो इस बात को डिक्लेयर कर चुके थे कि मेरे बाद पेशवा ही एक्चुअल रूलर होंगे मराठा एम्पायर के। तो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो बालाजी बाजीराव के टेन्योर में होता है वो ये कि साहू जी डिक्लेयर कर देते हैं अपनी डेथ के टाइम में 1749 में कि भाई अब रूल पेशवा ही करेंगे। ठीक है, मराठा एम्पायर के एक्चुअल रूलर कौन हो जाएंगे, पेशवा। इसके बाद से जो सीट थी मराठा पावर की वो शिफ्ट हो गई सतारा से पूना, जो आज का पुणे है ना, जहाँ से पेशवास काम करते थे। पूना को डिक्लेयर कर दिया गया मराठा किंगडम की कैपिटल। बालाजी बाजीराव ने मराठा एम्पायर के एक्सपांशन को कंटिन्यू रखा, नई नई टेरिटरी स्क्वाड किया मराठा एम्पायर में। अंडर हिम जब बालाजी बाजीराव रूल करने लग गए थे तो मराठा एमर्ज होते हैं डोमिनेंट फोर्स की तरह। वो नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को कंट्रोल करने लगते हैं। सिग्निफिकेंट गेन्स इन्हें ईस्ट और साउथ इंडिया में मिलते हैं, मतलब ईस्ट का पार्ट साउथ इंडिया का पार्ट भी ये लोग हथिया लेते हैं, उस पर भी रूल करने लगते हैं। हाउएवर, पर जब बेटा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है जिसमें क्रशिंग ब्लो मिलता है मराठास को, है ना, और वो इनके राइज को हॉल्ट कर देता है, रोक देता है। बहुत बढ़िया कर रहे थे मराठास, ईस्ट साउथ इंडिया पूरे नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करने लग गए थे। पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है, पानीपत की डिफीट बहुत ही क्रशिंग होती है और ये मराठा एम्पायर की ग्रोथ को रोकती है, उसके राइज को रोक देती है। जो मराठास थे वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाए, कभी ओवरकम ही नहीं कर पाए उस क्रशिंग डिफीट से जो उन्हें पानीपत में मिली। अहमद शाह दुरानी और अब्दाली ने, मतलब दोनों एक ही नाम है, अहमद शाह दुरानी बोल दो या अहमद शाह अब्दाली बोल दो, उन्होंने जो हराया है ना मराठास को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, उसके बाद मराठास कभी रिकवर नहीं कर पाए और फर्दर वीक होते गए, क्योंकि जो बहुत सारे मराठा चीफ्स थे ना जो कन्फेडरेसी को कंट्रोल कर रहे थे, अलग अलग कन्फेडरेसी को कंट्रोल कर रहे थे, होलकर, होयसाल्स और अपने गायकवाड्स, ये लोग अब खुद इंडिपेंडेंट रूलर बनना चाहते थे। अब इनको लगने लगा था भाई हम क्यों पेशवा से गवर्न हो, हमारा रूल क्यों पुणे में डिसाइड हो, हम तो खुद से रूल करेंगे। तो ये लोग भी अपनी अपनी किंगडम्स के ऊपर, मतलब अपने अपने रीजन्स के ऊपर, किंगडम्स तो नहीं कहेंगे, रीजन्स के ऊपर इंडिपेंडेंटली रूल करने लग जाते हैं। तो जो मराठा चीफ होते हैं वो एजर्ट कर लेते हैं अपनी अपनी इंडिपेंडेंस को, और आने वाले 50 साल इनकी जो पावर थी वो कंटिन्यू डिक्लाइन ही होती रहती है। ऐसा नहीं है कि मराठा एम्पायर ख़त्म हो जाता है पानीपत के बाद, और 50 साल वो रूल करेंगे, पर अब उनकी पावर आगे की तरफ नहीं जा रही है, राइज नहीं हो रही है, डिक्लाइनिंग फेस में आ गई है। फाइनली 1818 में उन्हें डिसाइसिवली हरा दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इनकी एम्पायर का मोस्ट ऑफ द पार्ट अब किसके कंट्रोल में आ जाता है, ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है। तो फिर से ध्यान से सुनो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते जाते हैं। जो अलग अलग कन्फेडरेसी बनी थी, जो रीजन्स थे, उनके रूलर अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर मानने लग जाते हैं, और एट दी एंड फाइनली उन्हें क्रशिंग डिफीट देते हैं ब्रिटिशर्स 1818 में। अब हम बंगाल की बात करेंगे तो बेटा जो बंगाल था वो पहला ऐसा प्रोविंस था जो टूटता है मुग़ल एम्पायर से। कब, जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइनिंग फेज स्टार्ट होता है। सबसे पहले इंडिपेंडेंस सेट करने वाला होता ही बंगाल है। कब, जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइनिंग फेज में आ जाती है। जो मुग़ल गवर्नर मुर्शिद कुली खान होते हैं वो इंडिपेंडेंस एजर्ट कर लेते हैं और अपनी कैपिटल को रीनेम कर लेते हैं। ठीक है, क्या नया नाम रख देते हैं, मुर्शिदाबाद। वो जो पहले मकसूसाबाद थी अब हो गई है मुर्शिदाबाद। फिर से ध्यान से सुनो, सबसे पहले डिक्लाइनिंग मुग़ल अथॉरिटी का एडवांटेज कौन लेते हैं, बंगाल के गवर्नर मुर्शिद कुली खान। और ये अपनी इंडिपेंडेंस को एग्जर्ट करते ही वो कैपिटल जिसका नाम था मकसूसाबाद उसको रख कर देते हैं मुर्शिदाबाद, खुद के नाम से मुर्शिद कुली खान, तो मुर्शिद का मुर्शिदाबाद।
1717 में। कब करते हैं ये ऐसा? 1717 में। इसके बाद ये इंडिपेंडेंटली रूल करने लग जाते हैं, है ना। और नॉमिनल एलिजियंस इनका होता है मुग़ल एम्परर के साथ, ठीक है। बात की तो ठीक है, सलाम किया तो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा दिया तो ठीक है, मतलब इनकी एलिजियंस ऑल इन ऑल ख़त्म जैसी ही हो जाती है। किसके साथ? मुगल्स के साथ। बेटा एलिजियंस का मतलब होता है निष्ठा, समर्थन। अब इनकी कोई निष्ठा, कोई समर्थन नहीं बचा था मुग़ल एम्परर के साथ, बिल्कुल जो भी कुछ था नॉमिनल नाम मात्र का था। मुर्शिद कुली खान को कहते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। पहले इंडिपेंडेंट नवाब कौन थे बंगाल के? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान पहले इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के। इन्होंने बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दिया बंगाल को। इनके जो लैंड रिफॉर्म्स थे उससे किसानों को बहुत मदद मिली, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। मुर्शिद कुली खान एक लायक लड़का था। बंगाल का पहला इंडिपेंडेंट नवाब बनता है, बढ़िया रिफॉर्म करता है, किसानों को बहुत मदद मिलती है लैंड रिफॉर्म से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ज़्यादा टैक्स मिलेगा मतलब राजकोष भर जाएगा, रॉयल ट्रेजरी भरने लग गई, है ना। और दिन पे दिन बंगाल रिचेस्ट प्रोविंसेस बनने की तरफ जाने लगा, ठीक है, बाय इंक्रीज्ड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ज़मीन से ज़्यादा टैक्स मिल रहा था क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बूस्ट हो गया था। तो बंगाल बनेगा एक रिचेस्ट प्रोविंस, है ना। किसकी लीडरशिप में? मुर्शिद कुली खान। जैसे जैसे आगे की तरफ हम जाएंगे हम देखेंगे बंगाल बहुत रिच हो जाएगा। और बेटा जो सक्सेसर होते हैं मुर्शिद कुली खान के, वो भी बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो बंगाल को ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉस्पेरस किंगडम में। Not only Murshid Quli Khan was responsible for the richness of Bengal, but his successor also did a very good, fantastic job. They did good administration and transformed Bengal into a prosperous kingdom. They also snapped Bengal's nominal link with Mughals. वो जो एक बारीक सा धागा बच गया था ना लिंक का, वो भी तोड़ देते हैं। कौन? सक्सेसर। किसकी? मुर्शिद कुली खान की। क्या दिल्ली से कोई लेना देना ही नहीं है हमारा। तो बेटा ये जो वर्ड स्नैप्ड है इसका मतलब क्या होता है? टू ब्रेक और टू ब्रोकन सडनली, तोड़ देते हैं ये सारे लिंक। किससे? मुगल से। पर जो लेटर नवाब्स होते हैं बंगाल के, वो फॉरेन ट्रेडर्स के शिकार बन जाते हैं। उनकी जो चालाकियां हैं वो समझ नहीं पाते और उनके चंगुल में फंस जाते हैं। बेटा बाद वाले जो नवाब होते हैं बंगाल के, ब्रिटिशर्स तो बड़े होशियार थे, वो उन्हें ईजिली फंसा लेते हैं। किसको? बंगाल के नवाब्स को। पर्टिकुलरली कौन से फॉरेनर की बात करें हम? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स चंगुल में फंसा लेते हैं बंगाल के नवाब को। और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो एस्टेब्लिश कर लें उनके डायरेक्ट रूल को इंडिया में। ब्रिटिशर्स सब अपनी ये सपना देखते थे कि यार अब हम बंगाल से सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगे, अब हम बंगाल को रूल करेंगे, या सिर्फ बंगाल को नहीं पूरे इंडिया को रूल करेंगे। पहले बंगाल हमारे कंट्रोल में है, फिर धीरे धीरे पूरा इंडिया हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो जो रूल होता है लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब का, द रूल ऑफ लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब डिक्लाइंड विद द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की जैसे ही हार होती है तो अब जो इंडिपेंडेंस होती है ना बंगाल के नवाबों की, वो रह नहीं जाती। और जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इन्हें हराया किसने था? ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिशर्स ने हराया था। कब हराया था? 1757 में। किस युद्ध में? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी होता है सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के बीच में। कब होता है? 1757 में होता है। और इसके बाद इंडिपेंडेंट रूलरशिप हो जाती है ख़त्म। अब आप अगर नवाब बनते भी हो बंगाल के, अगर अब आप नवाब बनते भी हो बंगाल के, तो आप इंडिपेंडेंटली रूल नहीं कर पाओगे। आप कठपुतली राजा बनोगे, पपेट रूलर बनोगे। द पपेट रूल फाइनली एंडेड विद द डिफीट ऑफ मीर कासिम। और ये जो पपेट रूल था ये भी बहुत दिन तक नहीं चलता, ये भी मीर कासिम की डेथ के बाद ख़त्म हो जाता है। देखो अच्छा चलो पहले आगे का पढ़ा देती हूँ फिर वो बता देती हूँ। तो पपेट रूल कब ख़त्म होता है? 1764 को। कब? जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है। पहले इंडिपेंडेंट रूलर थे सिराजुद्दौला, इन्हें हराया बैटल ऑफ प्लासी में और एक कठपुतली राजा बिठा दिया। कठपुतली राजा को भी ज़्यादा दिन तक अंग्रेज़ों को नहीं झेलना होता है क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में वो उस कठपुतली राजा मीर कासिम को भी हरा देते हैं और फिर खुद इंडिपेंडेंटली रूल करने लगते हैं। 1764 के बाद बंगाल में डायरेक्ट रूल करेंगे ब्रिटिशर्स। पहले इंडिपेंडेंट रूलर, फिर पपेट रूलर और पपेट रूलर के बाद ब्रिटिश रूलर।
बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। ये इंडियन हिस्ट्री के बहुत नोन इवेंट्स हैं बेटा। 1764 के बाद बंगाल को कौन रूल कर रहा था? तो ब्रिटिश। बेटा अब हम पढ़ेंगे सिख को, द सिख। तो सिख भी उठ खड़े हुए मुगल एम्परर के अगेंस्ट में। किस लिए? रिलीजियस इंटॉलरेंस को लेकर के। रिलीजियस इंटॉलरेंस को लेकर के सिख भी खड़े हो गए। किसके अगेंस्ट में? मुगल एम्परर के अगेंस्ट में। और वो मुगल एम्परर कौन थे जिसके अगेंस्ट में सिख खड़े होते हैं? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की जो रिलीजियस इंटॉलरेंस की पॉलिसी थी, इसने बहुत लोगों को गुस्सा किया। उसी में से एक सिख भी थे। इनके जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, इनके जो 9th गुरु थे तेग बहादुर, उन्हें अरेस्ट कर लिया, बाद में मार भी दिया गया था। किसके द्वारा? औरंगज़ेब के द्वारा। औरंगज़ेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को पहले अरेस्ट किया, फिर मार दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि तेग बहादुर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। क्यों हिंदूज को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हो? जब हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा था, तो ये बात तेग बहादुर को पसंद नहीं आई। तेग बहादुर औरंगज़ेब से कन्फ्रंट करने चले गए, लड़ने चले गए, बात करने चले गए कि भाई तुम ये फोर्सफुल कन्वर्जन क्यों करवा रहे हो, ये तो गलत है। तो औरंगज़ेब ने बोला अच्छा ज़्यादा होशियार बन रहे हो आप, तुम्हें हम अरेस्ट कर लेते हैं। तेग बहादुर को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके बाद में उन्हें मार भी दिया। क्या गलती थी तेग बहादुर की? कुछ भी नहीं। वो बोल रहे थे फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मुगल से फाइट करने के लिए फिर आते हैं 10th सिख गुरु गोविंद सिंह। ये मिलिट्री ऑर्डर बनाते हैं जिसे खालसा कहते हैं। तेग बहादुर की डेथ के बाद आते हैं 10th गुरु जिनका नाम होता है गोविंद सिंह। गोविंद सिंह बनाते हैं खालसा मिलिट्री ऑर्डर और ग्रेजुअली सिखों को ये ऑर्गेनाइज करते हैं एक पावरफुल आर्मी में। आज भी हम बोलते हैं कि जो सिख रेजिमेंट है, अगर वो 10 लोगों की रेजिमेंट है तो वो 100 लोगों के बराबर है। हर एक सिख में इतनी दम होती है। तो बेटा ये दम ऐसे ही नहीं आई है, ये प्रॉपर इनबिल्ट किया गया है इनके अंदर। और खालसा पंथ बनाने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, है ना। इन्होंने एक पावरफुल आर्मी में ऑर्गेनाइज किया सिखों को, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया वॉरियर ग्रुप्स में, जिन्हें मिसल्स कहा गया। जो हेड होता था मिसल का उसे मिसलदार कहा गया। जो मिसलदार्स होते थे उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स को कन्कर किया पंजाब जम्मू के, और ये लोग भी अब इंडिपेंडेंटली रूल करने लगे। तो 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा बनाया, है ना, अपने आप को मिलिट्री ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जिसे मिसल्स कहा जाता था। मिसल्स का जो हेड होता था उसे मिसलदार कहते थे। और जो मिसलदार थे उन्होंने पंजाब जम्मू के बहुत बड़े पार्ट को कनकर करके वहाँ रूल करना चालू कर दिया, वो भी इंडिपेंडेंटली। बेटा 18th सेंचुरी के एंड में जो रंजीत सिंह थे वो हेड बन जाते हैं। ठीक है, कौन हेड बनते हैं? रंजीत सिंह। किसके हेड बनते हैं बेटा? शुकर चकिया मिसल के। शुकर चकिया मिसल के हेड बन जाते हैं रंजीत सिंह 18th सेंचुरी में। ठीक है, और ये सारे मिसलदारों को जो वेस्टर्न साइड में थे सतलज रिवर के, उनको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। बेटा वो सारे मिसलदार जो वेस्टर्न साइड में रहते हैं सतलज रिवर के, उन सबको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। कौन? रंजीत सिंह, जो शुकर चकिया मिसल के हेड होते हैं। ये यूनिफाई कर लेते हैं वो सारे रीजन को अपने कंट्रोल में और एक पहला बड़ा सिख किंगडम बनाते हैं और सिख महाराज बन जाते हैं पहले। तो सिख किंगडम बनाने का काम राजा रंजीत सिंह करते हैं। पहले महाराजा भी राजा रंजीत सिंह बनते हैं। ये अपनी कैपिटल रखते हैं लाहौर को। रंजीत सिंह को शेर पंजाब भी कहा जाता है। पंजाब के राजा को कहा जाता है शेर पंजाब। इन्होंने यूनिफाई किया था वो सारे रीजन्स को जो उनके कंट्रोल में थे और एक बड़ी सिख किंगडम बना ली। सिख महाराजा बने पहले। कौन? हमारे रंजीत सिंह। इन्होंने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया और इन्हें कहा जाता है शेर पंजाब। ये बहुत ही ब्रिलियंट कमांडर थे, बहुत बढ़िया स्टेट्समैन थे, मतलब राजनीति भी जानते थे, मिलिट्री भी जानते थे, वेपन्स वॉर भी जानते थे। इन्होंने करेक्ट मेजर्स लिए। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। और अंग्रेज़ों के साथ इन्होंने फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन की, जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और इस ट्रीटी में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि भाई पंजाब सोवरेन रहेगा, हम अपने रूल्स रेगुलेशन पंजाब के ऊपर नहीं चलाएंगे।
द ब्रिटिश एक्सेप्टेड सोवरेनिटी ओवर हिज किंगडम, कि भाई रंजीत सिंह खुद ही रूल करेंगे, और प्रॉमिस किया कि कभी भी हम तुम्हारे इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब अमृतसर, इसके अंदर ब्रिटिशर्स ने श्योर किया था रंजीत सिंह को कि भाई तुम इंडिपेंडेंटली रूल करते रहना, हम तुम्हारे किंगडम में कभी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं है। जो सतलज रिवर थी उसे एक्सेप्ट किया गया एज द बाउंड्री बिटवीन सिख किंगडम एंड ब्रिटिश टेरिटरीज। अब ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, इसमें कहीं ना कहीं तो एक एरिया को आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा ना कि कहाँ तक ब्रिटिश का रूल होगा, कहाँ तक सिखों का रूल होगा, किस एरिया तक ब्रिटिश बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे सिखों में। तो वो बाउंड्री थी सतलज रिवर। सतलज रिवर को बाउंड्री की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया कि भाई यहाँ तक सिख किंगडम रहेगी और उसके बाद में ब्रिटिश किंगडम स्टार्ट होगी। ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इससे रंजीत सिंह रूल करने लग गए इंडिपेंडेंटली, और इससे रंजीत सिंह एक खतरे से मुक्ति पा जाते हैं। अब वो खतरा उनके जीवन में नहीं आएगा, वो ये था ईस्टर्न साइड में। ठीक है, अब देखो ये सतलज रिवर है ना, ये यहाँ पर पंजाब है, तो ये जो बॉर्डर था ये इनका ईस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है। अब ईस्टर्न बॉर्डर की इनको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो कौन रूल कर रहे हैं? ब्रिटिश। और ब्रिटिशर्स से तो टेरिटरी को लेकर के एक ट्रीटी पहले ही साइन हो गई, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो यहाँ ब्रिटिशर्स हमला करेंगे नहीं, तो यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की अब रंजीत सिंह को ज़रूरत ही नहीं थी। फिर से ध्यान से सुनो, ये जो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इससे रंजीत सिंह सिक्योर कर पाते हैं अपनी ईस्टर्न बॉर्डर को, जो ब्रिटिश टेरिटरीज से टच कर रही होती है। फिर ये एक्सपांड करते हैं अपने किंगडम को नॉर्थ और वेस्टर्न डायरेक्शंस में। सतलज रिवर की नॉर्थ डायरेक्शन में, वेस्टर्न डायरेक्शन में। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में, और जब इनकी डेथ हो रही होती है अच्छा खासा बड़ा सा सिख किंगडम क्रिएट कर चुके होते हैं। पर इनके जो सक्सेसर होते हैं बेटा, वो इंडिपेंडेंटली रूल नहीं कर पाते बहुत लंबे टाइम तक, और इन्हें डिफीट कर देते हैं ब्रिटिशर्स, और सिख किंगडम को एक्वायर कर लेते हैं कौन? ब्रिटिशर्स। अब हम पढ़ेंगे बेटा राजपूत्स को। तो जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है तो जो राजपूत स्टेट्स होते हैं वो भी ब्रेक हो जाते हैं मुग़ल कंट्रोल से, इंडिपेंडेंटली रूल करने लगते हैं। जो राजपूत रूलर्स थे उनमें जय सिंह, जो कहाँ के हैं? आमेर के हैं या अम्बेर के हैं, वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लेते हैं। वो अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करते हैं, है ना, अपने सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, लेटेस्ट वेपन वो लेके आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उस ज़मीन को कब्जाने में भी जो किसके पास थी? मुगल्स के पास थी। ठीक है, वो ज़मीन जो राजपूत लैंड्स कहलाती थी। फिर से ध्यान से सुनो, औरंगज़ेब की डेथ हुई, राजपूत स्टेट्स भी अपने आप को तोड़ लेते हैं, अलग हो जाते हैं, ब्रेक फ्री हो जाते हैं मुग़ल कंट्रोल से। इनमें से एक राजपूत रूलर जिनका नाम था जय सिंह, जो आमेर के थे, अम्बेर के थे, वो अपनी पावर को स्ट्रेंथ करते हैं, अपनी आर्मी को एक्सपांड करते हैं, मॉडर्न वेपन्स लेके आते हैं, और फिर कुछ एरिया मुगल से कनकर कर लेते हैं, कुछ राजपूत लैंड का कनकर कर लेते हैं। हाउएवर, अनलाइक द मराठास एंड द सिख और मराठास की तरह, वो मराठास और वो सिख उनकी तरह ये नहीं होते, क्योंकि मराठास और सिख तो अपने आप को अमर कर चुके थे, ये तो फॉर्मिडेबल फोर्सेस हो गए थे। ऐसा नहीं होता राजपूत के साथ। अनलाइक लिखा है ना मराठास की तरह वो इंडिपेंडेंटली बहुत टाइम तक रूल कर पाते हैं, बहुत नाम कर पाते हैं, ना सिखों की तरह ये फेल हो जाते हैं, एक बिग यूनाइटेड एम्पायर ये क्रिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एरिया, हर रीजन का जो राजपूत रूलर था उसे लगता था मैं सुप्रीम, मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, आमेर हो, या कोई और एरिया हो, सबको लगता था भाई हम ब्रह्म हैं, हमसे आगे कोई नहीं। तो ये यूनाइटेड नहीं हो पाए बेटा। अनलाइक लिखा है ना मराठास की तरह ये बन पाए, ना सिखों की तरह ये बन पाए, कभी फॉर्मिडेबल फोर्सेस ये बने ही नहीं। बाद में ये पार्ट बन जाते हैं क्या? राजपूत, जो राजपूताना होता है, जो राजस्थान का बड़ा एरिया होता है, ये पार्ट बन जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया हम लोग अवध को पढ़ेंगे, जैसे पहले अवध कहते थे। तो जो अवध प्रोविंस था मुगल एम्पायर का, उसमें आता था मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे यूपी, आज का जो यूपी है उसका ही बहुत बड़ा सा पार्ट क्या था? अवध के नाम से जाना जाता था। 1722 में शादत खान गवर्नर बनते हैं अवध के अंडर मुगल्स एक गवर्नर के रूप में स्थापित कर देते हैं किसको? शादत खान को, कि जाओ अवध को संभालो।
पर शादात खान भी बहुत होशियार होते हैं। जैसे उनको लगता है कि यार अब तो मुग़ल अथॉरिटी वीक होने लग गई, वो इंडिपेंडेंटली रूल करने लग जाते हैं और सिर्फ नॉमिनल एलिजेंस रखते हैं मुगल्स के साथ, मतलब नाम मात्र का रिश्ता, ज़्यादा सुनते नहीं है वो मुगल्स की। अवध एक वेल्दी किंगडम होता है। बेटा वेल्दी किंगडम क्यों होता है? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ बहुत होता है, सॉइल बहुत फर्टाइल है। बेटा दो आप का मतलब होता है दो रिवर के बीच वाली जो जगह होती है, तो गंगा यमुना रिवर का जो दोआब रीजन था, जो बीच का जो प्लेस था जहाँ हर साल बाढ़ आती है, न्यू एल्यूवियल सॉइल आती है, बहुत फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा है तो टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा और आप क्या बन जाओगे? एक वेल्दी किंगडम। तो अवध बहुत वेल्दी किंगडम था। जो अर्ली नवाब थे अवध के, वो बहुत एफिशिएंटली रूल करते हैं और किंगडम को प्रॉस्परस, बहुत समृद्ध, बहुत रिच किंगडम बना लेते हैं। पर बेटा बाद वाले जो नवाब होते हैं, जिन्हें हम लेटर नवाब्स कहते हैं, वो शिकार बन जाते हैं ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी का, ब्रिटिश षड्यंत्र का शिकार बन जाते हैं लेटर नवाब्स, और ग्रेजुअली जो अवध होता है वो ब्रिटिशर्स के हाथों में आ जाता है। जो शुरुआती नवाब होते हैं, जो इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे, मुग़ल एम्परर की बात नहीं सुनते थे, उन्होंने तो बहुत समृद्ध बना दिया अवध को, बहुत प्रॉस्पर हुआ अवध। पर बाद के जो नवाब साहब वो उतना एफिशिएंटली रूल नहीं कर पाए, वो ब्रिटिश षड्यंत्र को समझ नहीं पाए, ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी को समझ नहीं पाए, ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी को समझ नहीं पाए और शिकार बन गए उनके हाथों का। और ग्रेजुअली हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के हाथों में आ जाता है क्या? अवध का कंट्रोल। हैदराबाद बिकम द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर इन 1678। 1678 में हैदराबाद मुगल अथॉरिटी के कंट्रोल में आ जाता है। जब कौन रूलर होते हैं? औरंगज़ेब कंट्रोल ले लेते हैं हैदराबाद का 1678 में। पर ज़्यादा दिन तक मुगल अथॉरिटी इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है, मतलब उनके अथॉरिटी के अंदर नहीं रख पाती है। हैदराबाद बना कब था पार्ट मुगल एम्पायर का? 1678 में। पर 1724 में ये मुगल अथॉरिटी से अलग भी हो जाएगा, टूट जाएगा, इंडिपेंडेंटली रूल किया जाएगा अब हैदराबाद को। और रूलर कौन होंगे? कमरुद्दीन खान असफ जहाँ मुगल अथॉरिटी के चंगुल से निकाल लेते हैं हैदराबाद को। हु वॉज मुगल गवर्नर? जो पहले मुगल गवर्नर ही होते हैं, निज़ामुल मुल्क होते हैं हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क गवर्नर निकाल लेते हैं हैदराबाद को मुगल अथॉरिटी के कंट्रोल से और अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई अब हम मुगल एम्परर के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, अब हम इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे। क्या नाम है इस व्यक्ति का? कमरुद्दीन खान असफ जहाँ। ये कौन होते हैं? मुगल गवर्नर होते हैं। कैसे रूल कर रहे हैं हैदराबाद पे? किस नाम से? निज़ामुल मुल्क। ही फाउंडेड असफ जाही डायनेस्टी। और ये जो कमरुद्दीन खान असफ जहाँ थे, ये बनाते हैं असफ शाही डायनेस्टी, ठीक है। whose rulers were called निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद। और असफ शाही डायनेस्टी के रूलर्स को क्या कहा जाता है? निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद। जब ये रूल कर रहे होते हैं ड्यूरिंग हिज रीन, असफ जहाँ वॉज डिफीटेड बाय मराठास। असफ जहाँ को कौन हरा देते हैं? मराठा हरा देते हैं और उन्हें मराठास की कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। असफ जहाँ बहुत टाइम तक इंडिपेंडेंटली रूल नहीं करते, एक वॉर में मराठा इन्हें हरा देते हैं और फिर ये मराठा टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। इनके जो सक्सेसर होते हैं वो पार्ट बन जाते हैं किसका? राइवलरी का। वो राइवलरी जो किस किस के बीच में चल रही होती है? फ्रेंच और ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो राइवलरी चल रही होती है उसका पार्ट बन जाते हैं असफ जहाँ के सक्सेसर। हमारे इंडिया में ब्रिटिश भी थे, फ्रेंच भी थे, पोर्तुगीज़ भी थे और ये कंटिन्यूसली फाइट करते थे पावर के लिए। तो इन्हीं फाइट के बीच में आ जाते हैं, फंस जाते हैं बेचारे कौन? असफ खां के सक्सेसर। दे सपोर्टेड ईदर ऑफ देम डिपेंडिंग ऑन हु सर्व देयर इंटरेस्ट बेटर। अब बेटा ये दोनों को ही सपोर्ट कर देते थे भाई, ब्रिटिश को भी और फ्रेंच को भी। पर किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? किसके पक्ष में खड़े रहते थे? जो इनके इंटरेस्ट को बेस्ट सर्व करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने ब्रिटिश को ही परमानेंटली चुना था या फ्रेंच को ही, जो इनके इंटरेस्ट को बेटर सर्व करता था ये उसके पक्ष में खड़े हो जाते थे। बाद में जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उन्होंने ब्रिटिश सुजनिटी को एक्सेप्ट किया, ब्रिटिशर्स इनके सुप्रीम लॉर्ड बन गए और ये उनके कंट्रोल में रहने लगे। सुजैरनिटी को मतलब होता है आधिपत्य। तो अब निज़ाम जो थे हैदराबाद के वो किसके आधिपत्य के अंदर काम कर रहे थे? ब्रिटिश। फिर से ध्यान से सुनो, यहाँ से जो सक्सेसर थे असफ जहाँ के वो पार्ट बन जाते हैं राइवलरी का। किस राइवलरी का? जो चल रही होती है ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में। दे सपोर्टेड ईदर ऑफ देम। किसी एक को भी सपोर्ट कर देते थे, डिपेंड करता है कि कौन उनके इंटरेस्ट को बेटर सर्व करता है।
बाद में जो निज़ाम थे हैदराबाद के वो ब्रिटिश सुज़ैनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया में हैदराबाद लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट होता है। ब्रिटिश इंडिया मतलब वो टाइम जब ब्रिटिशर्स इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पे कंट्रोल कर रहे थे, उस टाइम हैदराबाद बनता है सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट। नाउ मैसूर, तो बेटा मिड 18 सेंचुरी में मैसूर एमर्ज होता है पावरफुल किंगडम की तरह। साउथ इंडिया की एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उत्थान होता है मैसूर का। लगभग 40 साल 1761 से 1799, 1761 से 1799, 1761 टू 1799, 40 साल दो रूलर मैसूर के बहुत अच्छे से रूल करते हैं मैसूर को। एक का नाम होता है हैदर अली और दूसरे होते हैं टीपू सुल्तान। हैदर अली के ही बेटे होते हैं टीपू सुल्तान। तो बेटा मिड 18 सेंचुरी में एक नया पावरफुल किंगडम एमर्ज होता है जिसका नाम होता है मैसूर। लगभग 40 साल बहुत बढ़िया तरीके से रूल करते हैं कौन? टीपू सुल्तान और उनके पापा हैदर अली। दो बहुत ही अच्छे रूलर थे मैसूर के, सक्षम, एबल, एफिशिएंट, एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैदर अली या उनके बेटे टीपू सुल्तान। ये लड़ते हैं मराठास के खिलाफ, हैदराबाद के निज़ाम्स के खिलाफ। तो बेटा इन्हें इंडिपेंडेंटली रूल करने के लिए कंटिन्यूसली लड़ना पड़ता है। ये किस किस से लड़ते हैं? हैदराबाद के निज़ाम से लड़ते हैं, मराठास के खिलाफ लड़ते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना पड़ता है, तभी तो ये इंडिपेंडेंट रूल कर पाएंगे। नहीं तो ब्रिटिशर्स भी बैठे हैं कि भाई ये हमें मिल जाए, मराठास चाह रहे हैं हमें मिल जाए, हैदराबाद के निज़ाम चाह रहे हैं हमें मिल जाए। तो अपनी इंडिपेंडेंस को सेफ गार्ड करने के लिए इन्हें कंटिन्यूसली लड़ना पड़ता है मराठास, निज़ाम और ब्रिटिश के खिलाफ। हैदर अली एबलेस्ट पर्सनालिटीज़ थे इंडियन हिस्ट्री की जो हम बोलते हैं ना बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, जो बहुत ज़्यादा एबल रहे हों, मिलिट्री कैपेबिलिटी जिनमें ज़्यादा हो, उनमें नाम आता है हैदर अली का। ये लिटरेट थे, अनपढ़ थे, पढ़ाई लिखाई इन्होंने नहीं की थी, पर उसके बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से एफिशिएंटली मैनेज किया इन्होंने स्टेट के अफेयर को। ये सारे धर्मों के लिए सहनशील थे, टॉलरेंट थे। इनके किंगडम में इन्होंने सारे धर्म के लोगों को पनाह दी, उन्हें अपने अपने धर्म को पूजने की वो दी, अलाउ किया। जब हम मिलिट्री अफेयर्स की बात करें तो इनकी एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। इनकी जो रणनीति थी, जो कार्यनीति थी, स्ट्रेटजी बोले तो रणनीति, टैक्टिक्स बोले तो कार्यनीति, ये दोनों ही सुपर्ब थी, एक्सीलेंट थी। इन्होंने चेंज कर दिया था, इन्होंने मैसूर को पूरी तरह चेंज कर दिया। कहाँ? तो एक स्मॉल प्रिंसिपैलिटी थी मैसूर, उसको एक बिग पावर में कन्वर्ट किया। मतलब टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी इस तरीके से यूज़ की कि एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी बड़ी पावर में कन्वर्ट हो गई। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी, उनकी जो प्रेजेंस थी कार्नेटिक में, उसे लगभग ख़त्म ही कर दिया। तो टीपू सुल्तान, उनके पापा हैदर अली, ये इतने लायक थे बेटा कि इन्होंने कार्नेटिक में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को लगभग ख़त्म ही कर दिया। हैदर अली की डेथ होती है 1782 में और इनके सक्सेसर बनते हैं इनके अपने बेटे टीपू सुल्तान, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान को, जो किसके बेटे थे? हैदर अली के। बेटा हैदर अली और टीपू सुल्तान 4 युद्ध लड़ते हैं ब्रिटिशर्स और उनके अलाइज के साथ। एक टाइम ऐसा आता है जब मराठा और हैदराबाद के निज़ाम किसके साथ ही बन जाते हैं? ब्रिटिश के। सोचो, मैसूर को हराने के लिए हमारे अपने लोग ब्रिटिशर्स के साथ में खड़े हो जाते हैं। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान कितने युद्ध लड़ते हैं? 4 युद्ध लड़ते हैं। किसके साथ? ब्रिटिश और उनके अलाइज के साथ। उनके अलाइज कौन होते हैं? मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ये जो युद्ध होते हैं इन्हें एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं। जो पहले 2 एंग्लो मैसूर वॉर तो हैदर अली और टीपू सुल्तान के पक्ष में जाते हैं। ये बढ़िया तरीके से रिपल्स कर पाते हैं ब्रिटिश अटैक को। ब्रिटिश अटैक के सामने फौलाद बन के खड़े होते हैं और ब्रिटिशर्स को हराकर अपने एम्पायर को एक्सपांड कर लेते हैं। तो पहला और दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर कौन जीते? हैदर अली और टीपू सुल्तान। पर टीपू ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया 3rd और 4th एंग्लो मैसूर वॉर में, उन्हें उनकी जान तक गंवानी पड़ी 1799 में 4th एंग्लो मैसूर वॉर में, जब वो अपनी कैपिटल को डिफेंड कर रहे थे श्रीरंगपटना, या इसे श्रीरंगपटम भी कहते हैं। श्रीरंगपटना या श्रीरंगपटम दोनों बोल सकते हो आप। जब अपनी कैपिटल को वो सेफ गार्ड दे रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, तब उनकी डेथ हो जाती है 4th एंग्लो मैसूर वॉर में 1799 में। तो पहले दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर तो इनके पक्ष में रहे, पर बाकी के 2 में ये हारे और फाइनली टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है 1799 में।
टीपू सुल्तान बहुत ही पैट्रियोटिक रूलर थे। उन्होंने उनके जीवन को इस तरीके से व्यतीत किया कि वो अपने किंगडम को डिफेंड करते रहे, भाई कोई इस पे अटैक ना करे, अटैक करे तो मैं उसे हरा दूँ। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में भी वो अच्छे से खड़े रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक कोई रूलर लगता था तो वो टीपू सुल्तान ही थे। ये एजुकेटेड थे, कन्नड़, उर्दू, पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे, वो भी बहुत फ्लुएंटली में। एक बहुत बढ़िया जनरल थे, डिप्लोमेट भी थे। टीपू को समझ में आ गया था कि उनका जो शुद्ध दुश्मन है, रियल एनिमी है, वो तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंडियन रूलर नहीं है। मतलब सोचो, ये पहला ऐसा व्यक्ति था जो ये समझ पाया कि हमारी लड़ाई ब्रिटिशर्स से है, ना मराठास से है और ना इंडियन किसी रूलर से है। पर इनके समझने से क्या होता है, ये बात मराठा हैदराबाद के निज़ाम तो नहीं समझे, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट कर रहे थे। डिस्पाइट इज़ नेवर एंडिंग स्ट्रगल, ये पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहे इंग्लिश के साथ, ठीक है। एफिशिएंट गवर्नमेंट देते रहे, वेलफेयर करते रहे लोगों का, अपनी किंगडम को बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया था। ये डिवाउट मुस्लिम थे, मतलब अच्छा, क्या बोलते हैं, एक अच्छा मुस्लिम थे ये। डिवाउट मुस्लिम मतलब धर्मनिष्ठ मुस्लिम, मतलब जो भी मुस्लिम डॉक्ट्राइन होती हैं उनको ये डॉक्ट्राइंस थी, उनको ये फॉलो करते थे। डिवाउट मतलब धर्मनिष्ठ थे, है ना, मुस्लिम धर्म को बहुत अच्छे से मानते थे। पर ये सारे धर्मों के लिए टॉलरेंट थे, ऐसा नहीं कि इस्लाम को मान रहे हैं तो सिर्फ उसी के पक्ष में बोलेंगे, सारे धर्मों के प्रति ये टॉलरेंट थे। ये इनोवेशन और क्यूरोसिटी के स्पिरिट से भी बहुत इंस्पायर थे, इनके अंदर क्यूरोसिटी थी रिगार्डिंग इन नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत अच्छे इनोवेटर भी ये थे। However, unlike his father, Tipu was less sagacious and practical. पर इनके पापा ज़्यादा अच्छे रूलर बने क्योंकि वो प्रैक्टिकल थे, क्योंकि वो दूरदर्शी बहुत थे। सगाशियस का मतलब क्या होता है, दूरदर्शी होना, विवेकशील होना। तो टीपू के कंपैरिजन में हैदर अली ज़्यादा सगाशियस थे, ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ज़्यादा दूरदर्शी थे, प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रखते थे। अब हम जाट्स की बात करेंगे। तो बेटा अर्ली 17th सेंचुरी में जो जाट फार्मर थे वो दिल्ली के आसपास रहते थे, मथुरा के आसपास वाले रीजन में रहते थे। पर मुगल से इन्हें बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, इतना लगान दो, इतना टैक्स दो, फलाना ढिमका। इन्होंने मुगल से लड़ाई की। शुरुआत में तो इन्हें डिफीट मिली, पर फिर जाट सक्सेसफुल हुए और इन्होंने लार्ज टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर लिया। जाट इन्होंने फॉर्म किया बहुत बड़ा जाट किंगडम भरतपुर में, और कैपिटल बनाया दीग को। दीग रही इनकी कैपिटल और किंगडम का नाम था भरतपुर, ठीक है। महाराजा सूरजमल बहुत ही इलस्ट्रियस जाट रूलर थे। अगर पूछा जाएगा ना कि सबसे महान, सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले जाट रूलर कौन थे, तो महाराजा सूरजमल। जाट किंगडम कहाँ बना, भरतपुर में, कैपिटल क्या थी, दीग, दीग। ही वॉज ग्रेट वॉरियर, बहुत ही बढ़िया लड़ाका थे, एक अच्छे स्टेट्समैन थे, मतलब राजनीति भी आती थी, एक राज्य को वेलफेयर स्टेट कैसे बनाना है ये भी इन्हें पता था, लोगों का कल्याण कैसा होगा ये भी इन्हें पता था। So students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.